हम डिस्कस करेंगे जो बोन रिलेटेड इश्यूज हैं, जो चैलेंजेस हैं उनके बारे में। तो आज बहुत अच्छा दिन है कि हम आप सभी यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो पाए हैं। और मैं अश्योर करूंगा कि जो मेरी नॉलेज है, जो मैंने गेन की है इतने सालों में, जो प्रैक्टिस रही है मेरी, मैं उसका बेनिफिट आप सभी को दे पाऊँ। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सर एंड वेलकम अगेन। सो बार बार रिकनेक्ट करना पड़ा। सो सर, जैसे कि हमारा आज का टॉपिक बोन हेल्थ के बारे में है ना। तो जैसे आप मुझे बताइए कि आज आप काफी टाइम से इस फील्ड में हैं, लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, और जब आप लोगों की हेल्थ के बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं, तो आपकी ऑब्जर्वेशन क्या आई है आज के टाइम में या आज से 10 साल पहले के टाइम में? क्या लोगों की बोन एंड जॉइंट हेल्थ में कोई मेजर चेंज देखने को आ रहा है? डेफिनेटली ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर कंपेयर करें हम आज से 20 साल पहले और आज की स्थिति को, तो जो इशू पहले एल्डर एज में आते थे वो आज अर्ली एज में आने शुरू हो गए हैं। वो सारे के सारे सिम्टम जो 60 साल में आने शुरू होते थे, दिखाई देते थे, वो 30s में आने शुरू हो गए हैं। जैसे बैक प्रॉब्लम, लोअर बैक प्रॉब्लम, स्टिफनेस ऑफ नेक, सर्वाइकल इश्यूज, और ऐसे इश्यूज जो ऑर्थियो आर्थराइटिस से संबंधित हैं, जैसे घुटने का दर्द रहता है, ठीक है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाना, और एंकल में दर्द रहता है, शोल्डर में स्टिफनेस आ जाती है जब सो के उठते हैं। तो जब धरती पे पैर लगाने की या चलने की कोशिश करते हैं तो दिक्कत होती है, जकड़न महसूस होती है। तो ये सारे वो इशू हैं जो पहले 60s 50s के बाद आते थे। तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा शिफ्ट है और हमें इसको समझना चाहिए और इग्नोर नहीं करना चाहिए। एक छोटा सा भी सिम्टम जो आपको आ रहा है, आपकी बॉडी आपको इंडिकेट कर रही है, उसको आपको समझना आना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, जो भी आपने चैलेंजेस बताए। तो अभी जैसे जैसे आप बता रहे थे और जब मैं अपनी कम्युनिटी में लोगों से बात करता हूँ, तो कहीं ना कहीं सामने चेहरे आने स्टार्ट हो गए कि उसको ये चैलेंज है, उसको ये चैलेंज है। बिल्कुल सही बात है। सर, अगला मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहुत बार जो ऑब्जर्वेशन ये हुई है कि लोग बोन हेल्थ को लेकर काफी अंडररेटेड रहते हैं, मतलब इसको काफी अंडररेट करते हैं, इसके ऊपर ज्यादा क्रूशियली ध्यान नहीं देते, पर्टिकुलरली 35-40 की एज तक। उसके बाद जब थोड़ा पेन वगैरह जॉइंट्स में आना लोगों को स्टार्ट हुआ, आजकल तो उससे पहले भी केसेस देखने को मिले हैं, तो उनका फोकस इन चीजों के ऊपर जाता है। तो एक बार आप इंपॉर्टेंस ऑफ बोन्स जो है हमारी बॉडी में, बोन्स का क्या काम है, जॉइंट्स का क्या काम है, और ये स्ट्रक्चर कैसे बना है, आप इसके बारे में थोड़ा ऑडियंस को बताइए। देखिए दोस्तों, ये जो हेल्थ इश्यूज हैं या बोन का जो स्ट्रक्चर है, हमारा स्केलेटन जो है ना, हमारा स्केलेटन की शेप जो है वो बोन्स ही हमारी बॉडी को एक शेप देती है। और अगर हमारी बॉडी में से बोन्स को हम निकाल दें तो वो एक बैग की तरह होगी, है ना। दैट मीन्स कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इंटीग्रल पार्ट है हमारी होल बॉडी के स्ट्रक्चर का। तो इसके ऊपर हमें ध्यान कब आता है? जब कोई गिर जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, या बैक पेन रहती है, या नेक पेन आता है, तब हमारा ध्यान इन चीजों पे जाता है। जबकि ये एक एवर ग्रोइंग फिनोमेना है। बोन्स आर लिविंग टिश्यूज, ठीक है। और अगर हम इन टिश्यूज को ध्यान नहीं देंगे तो ध्यान कैसे दिया जा सकता है, ये तो आगे डिस्कस करेंगे। बट मैं ये आपको ये बताने लगा हूं कि बोन हमारी लाइव है। देखिए, कभी हमारा पैर टकरा जाए किसी चीज को, या हड्डी कहीं किसी हार्ड सरफेस के साथ जोर से टच हो जाए, इम्पैक्ट आ जाए उस पे, तो उसमें दर्द फील होता है। तो इसका मतलब कि उसमें नर्व्स भी हैं, उसमें ब्लड सप्लाई भी है, और उसमें ऑक्सीजन की का फ्लो भी है। तो ऑक्सीजन का फ्लो तो तभी होगा अगर उसमें ब्लड, नर्व्स, ये सारा स्ट्रक्चर रहेगा। तो अगर हमारी हड्डियां ग्रो कर रही हैं तो वो न्यूट्रिशन ब्लड से ही ले रही, और ब्लड में न्यूट्रिशन आ रहा है जो हम डाइट ले रहे हैं। दैट मीन्स कि ये एक एवर ग्रोइंग फिनोमेना है, और यही हमारी बॉडी को शेप देती है। कब तक हम सीधे स्ट्रेट चल सकते हैं, कैसा हमारा पोस्चर रहेगा, ये सारा कुछ हमारी बोन्स की हेल्दी लाइफ स्पैन पे डिपेंड करता है।
ये आपने एक बहुत ही क्रिस्प पॉइंट जो हमें दिया है कि जो बोन्स हैं वो लिविंग ऑर्गन्स है, हमारी बॉडी के एक लिविंग पार्ट है, ग्रो कर रही हैं, उनके अंदर जान है, ऐसे कंसीडर किया जाए। ऐसे नहीं कंसीडर करना है कि दे आर जस्ट वर्किंग एज रॉड्स। वो रॉड्स नहीं है हमारी बॉडी में, बोन्स अपने आप में एक ऑर्गन है जो ग्रो करता है। जैसे हमारी बॉडी वीक या हेल्दी होती है, वैसे ही बोन्स भी वीक या हेल्दी हो सकती हैं। तो आज के टाइम में अगर सिनेरियो में देखें कि बहुत सारे लोगों की बोन्स वीक पाई जाती हैं अगर वो टेस्ट करवाते हैं, ठीक है, तो सर इसके बारे में बताइए कि कौन कौन से कारण हैं जो मेजरली जब आप लोगों से डिस्कस करते हैं जो निकल कर आते हैं कि जो बोन्स और जॉइंट्स में वीकनेस आ रही है, जो बोन की स्ट्रेंथ है वो कमजोर हो रही है, या फिर जो जॉइंट्स हैं उनमें दर्द रहना स्टार्ट हो रहा है बहुत अर्ली एज में थोड़ा सा काम करने के बाद। तो ऐसे कौन से कॉजेज हैं, क्या कारण निकल कर आते हैं जनरली? देखिए, ये जो कारण है ये है बेसिकली सिडेंट्री लाइफस्टाइल। हमारी बॉडी को हम आजकल कष्ट नहीं दे पा रहे, या देना नहीं चाहते, या हमारे पास समय नहीं है, या हम इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं पहचान रहे, आइडेंटिफाई नहीं कर रहे। तो ये सारे वो कारण हैं जो हमारी बोन के डिप्लीशन के जिम्मेवार हैं। जैसे अगर हम अच्छी डाइट तो ले रहे हैं, बट बॉडी की मूवमेंट वैसी नहीं है, तो बॉडी उन चीजों को, या स्केलेटन या हड्डियां हमारी उन कैल्शियम को, विटामिन डी को अब्जॉर्ब नहीं कर पाती। अगर तो ऐसा होता तो कितना अच्छा होता कि हम बैठे रहते और खाते रहते और सप्लीमेंट ले लेते कोई ना कोई, ठीक है, तो हमारी स्ट्रेंथ बढ़ जाती। बट ऐसा नहीं है। आपकी बॉडी में रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी बोन्स के ऊपर लोड नहीं, इम्पैक्ट इम्पैक्ट लोड नहीं देंगे, तो वो, जैसे ना बच्चा भूखा नहीं है तो वो उसको खुराक नहीं लगती, सेम वे हमारी हड्डियों की अगर मूवमेंट वैसी नहीं है, मोबिलिटी नहीं है, हम उनको स्ट्रेस नहीं दे पा रहे, एक्सरसाइज या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या कोई कार्डियो नहीं कर रहे, तो उससे क्या होगा, हमारी बोन्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी अगर हमारी डाइट में वो सारे मिनरल्स और विटामिन और प्रोटीन है तो भी। इसका डायरेक्ट रिलेशन क्या है? पहला पॉइंट तो वहां पे है कि हमारी डाइट कैसी है। आज अगर देखा जाए तो हमारी डाइट अच्छी नहीं है। दैट मीन्स, मेरे कहने का मतलब क्या है, ये बड़ा अलार्मिंग क्वेश्चन मैंने बोला और बड़ी वेग एक स्टेटमेंट है कि ये डाइट अच्छी नहीं है। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो हमारी इंडियन डाइट में कार्ब्स बहुत ज्यादा है, कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट है। जबकि होना क्या चाहिए, ये प्रोटीन रिच डाइट होनी चाहिए। हमारी होल बॉडी प्रोटीन से बनी हुई, सारी की सारी बॉडी अमाइनो एसिड से बनी है, ठीक है। तो अगर कैलकुलेशन करें तो 70% वाटर है ना। और जो बाकी कुछ दिख रहा है हमें, वो सारे का सारा क्या है, प्रोटीन है, मिनरल्स हैं, विटामिन है ना। तो ये सारी चीजें जो हम देख पा रहे हैं अपनी बॉडी में, वो प्रोटीन, मिनरल्स की और कैल्शियम की। मिनरल्स में सारे कैल्शियम, बोरोन, जिंक, मैग्नीज, बहुत सारे मिनरल की लिस्ट है। वो सारे के सारे हमारी बॉडी की फॉर्मेशन के लिए जरूरी। डिप्लीशन कैसे हो रही है हड्डियों की? जो हम फास्ट फूड खा रहे हैं, हम टंग टेस्ट पे जा रहे हैं, ठीक है ना, हेल्दी डाइट नहीं खा पा रहे। तो वो जो टंग टेस्ट है, वो क्या प्रेफर करता है, फास्ट कुकिंग। फास्ट कुकिंग क्या है, जो 2 मिनट कुकिंग है। जैसे कोई भी ऐसी चीज जो 2 मिनट में रेडी टू सर्व हो जाती है, वो हमारे लिए अच्छी नहीं। पैक्ड फ्रूट, पैक्ड जूसेस या पैक्ड फूड हमारे लिए अच्छा नहीं है। हमें कौन सा फूड चाहिए जो नेचर ने दिया है, या कम प्रोसेस फूड जो नियर टू नेचर हो, वो हमें लेना चाहिए, है ना। तो बेसिकली आज जो कुछ भी हम खा रहे हैं, फ्राइड चीजें खा रहे हैं, भुजिया खा रहे हैं, पैक्ड चीजें, बिस्किट खा रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें हमारी बॉडी में एसिडिटी को इंक्रीज करती हैं। जब भी हमारी बॉडी में एसिडिटी इंक्रीज होगी, एसिडिक नेचर बढ़ेगी, तो हमारी बॉडी में जो स्केलेटन या हड्डियां हैं वो वीक होंगी। क्यों? क्योंकि हमारी हड्डियों में कैल्शियम रहता है। और जब हमारी बॉडी को पता चलता है कि एसिड का लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो बॉडी से वो कैल्शियम डिप्लीट होके हमारे ब्लड में ये आता है, ठीक है ना। क्यों आता है? उस एसिडिटी को कम करने के लिए। तो इस तरीके से हमारी हड्डियां वीक होती हैं। हमें ज्यादा शुगरी फूड नहीं खाने चाहिए, एसिडिटी इंक्रीज होती है। फ्राइड चीजें नहीं खानी चाहिए, एसिडिटी इंक्रीज होती है। डेयरी
मिल्क या डेयरी की चीजें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि वो भी एसिडिटी को इंक्रीज करती है। तो इस तरीके से हमें ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए, फ्रूट्स, सैलेड्स, इन चीजों का यूज करना चाहिए। एक बहुत ही क्रिस्प वे में आपने बताया कि डाइट का इसमें बहुत बड़ा रोल है, और उसके साथ साथ हमारी बॉडी की मोबिलिटी का बहुत बड़ा रोल है। कि जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है ना, इसको हम सेकेंडरी, हमारी जो लाइफ में जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है वो कहीं ना कहीं हमारी बोन हेल्थ को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। कि वो जो मजबूती हमारी बोन्स में आनी चाहिए वो प्रॉपर स्ट्रेंथ अपनी अचीव नहीं कर पा रही है। और दूसरा, आपने डाइट में बहुत सारे पॉइंट्स को यहाँ पर एड्रेस किया है। तो दोस्तों, जैसे अभी सर ने बताया कि बोन्स के बारे में कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, इन सभी के बारे में तो ऑलमोस्ट जितने लोग सेशन में बच्चे हैं इन सब ने सुना है। लेकिन आपने ये भी नोट करना है कि जो प्रोटीन है, हमारी बॉडी में जो बोन्स हैं उसका मेजर कॉम्पोजिशन प्रोटीन से होता है ना। और वो प्रोटीन 70 to 80, 85% तक बोन्स जो है वो प्रोटीन से बनी हुई है। तो अगर प्रोटीन ही हमारी बॉडी में कम है तो डेफिनेटली बोन्स जो है वो वीक हो जाएंगे। और ये जो पॉइंट सर ने डिस्कस किया एसिडिटी वाला, ये बहुत ही, मतलब जब वो बता रहे थे तो मैं इसको कंपेयर कर रहा था कि ये 7th to 9th क्लास की साइंस में पढ़ लेते हैं कि जो कैल्शियम है ये बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, और जो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं फिर उनको एसिड्स को जो हम कहते हैं कि न्यूट्रलाइज करने के लिए ये बेसिस काम में आते हैं। तो यही कारण है कि जब हमारी बॉडी का मीडियम एसिडिक होता है तो हमारी बोन्स जो है वो वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो जब बोन्स में से, जैसे आपने बताया कि वीकनेस आना स्टार्ट होती है, तो इसको मेजर कैसे करेंगे? क्या टेस्ट है? बोन पर क्या इफेक्ट आता है? खोखली होनी कैसे स्टार्ट हो जाती है? इसके बारे में थोड़ा, कि कैसे डायग्नोज किया जाए कि अभी बोन्स की क्या सिचुएशन है, वो आप डिस्कस कर दीजिए। बेसिकली तो इसमें बहुत सारे सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम अवेयर नहीं हैं, इंडियन लोग ज्यादा अवेयर नहीं है। हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं रील्स देखने में, है ना, इंस्टा पे या यूट्यूब पे। बट हम कोई अच्छा सेशन जो हेल्थ के रिलेटेड है उसको ज्यादा देर तक नहीं देख पाते और स्क्रॉल कर देते। ठीक है। आज की डेट में अवेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से डॉक्टर जो है वो डिजीजेस को क्योर करता है, इसी तरीके से जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो डिजीजेस को प्रिवेंट करते हैं। इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है कि अगर क्या खाना है ये हमें समझ आ जाए और क्या नहीं खाना है ये हमें समझ आ जाए, तो हमें हमारी हेल्थ वापस मिल सकती है। ठीक है। आज के समय में जो हमारा सबसे ज्यादा डैमेज्ड है वो है हमारा लाइफस्टाइल, है ना। हमारे उठने का, सोने का समय नहीं है, हमारे खाने का, पीने का कोई समय नहीं है। ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है। पहले क्या होता था कि सनलाइट पे ही लोग डिपेंड करते थे, है ना। तो लोग सनलाइट के दौरान ही खाना खाते थे, मूवमेंट करते थे, और सनलाइट के बाद वो रेस्ट करते थे। तो उनकी लाइफ बहुत बढ़िया थी, हेल्थ बहुत बढ़िया थी। आज के समय में हमारे पास व्हीकल्स हैं, हमारे पास लाइट कभी भी जलाने की सुविधा है, और हमें ये नहीं पता, जे हम भूल गए हैं कि कोई चीज रात को कब नहीं खानी चाहिए, है ना। तो बेसिक आइडिया इसी से शुरू हो जाता है कि आप अगर अवेयर नहीं हैं तो आप बीमारियां अपने अंदर लेकर जा रहे हैं। तो इसके सिम्टम क्या है? सिम्टम है कि एक तो हमारे हॉर्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, जो मैंने अभी डिस्कस किया। ये सारा ये क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था, है ना। हमारे हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं सबसे पहले तो, क्योंकि डे नाइट शिफ्ट है। कभी हम दिन को जागते हैं, कभी रात को जागते हैं, कभी दिन में सो रहे होते हैं, है ना। तो इससे हमारी बॉडी के हॉर्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना। उसके बाद क्या होता है कि हम जो डाइट ले रहे हैं वो डाइट हमें अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पा रही। मैक्सिमम लोगों का अगर आज पूछा जाए तो डाइजेशन पे क्वेश्चन मार्क है। वो जो खा रहे हैं उनको डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा। गट हेल्थ जिसको बोला जाता है, इंटेस्टाइन हेल्थ, वो डिस्टर्ब है सभी। और गट और ब्रेन का कनेक्शन है ना। तो आपकी बॉडी में जब ये डैमेजेस शुरू हो जाती हैं, आपकी बॉडी में जब एसिडिटी बढ़नी शुरू हो जाती है, तो कैल्शियम डिप्लीट करना शुरू हो जाता है।
जब कैल्शियम डिप्लीट करना शुरू हो जाता है तो जैसे हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं तो विटामिन डी डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। और लेडीज में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दो हार्मोन्स हैं जो उनको उनके लाइफ साइकिल को और उनके मंथली साइकिल को ऑपरेट करते हैं, उनकी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ये आज अर्ली एज में डिस्टर्ब हो गए हैं, है ना, जिसके कारण बहुत सारी लेडीज कंसीव नहीं कर पाती, उनको फाइब्रॉइड्स हो गए हैं, पीसीओडी पीसीओएस हो गए हैं। इसी तरह जेंट्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रीडोमिनेंट रोल प्ले करता है, वो डिस्टर्ब हो गया है ना। तो इसी तरह बिल्डअप नहीं हो पाता ह्यूमन बॉडी, मैन जो है वो उसकी बॉडी प्रॉपर बिल्डअप नहीं हो पाती, है ना, डिस्टरबेंस रहती है, स्ट्रेस रहती है। तो ये जो क्वेश्चन था इसका बेसिक आंसर ये है कि हमें सिम्टम क्या आते हैं आज के समय में। अगर हमारी हेल्थ चैलेंज है तो सबसे अर्ली सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं कि आपके मूड स्विंग आ गए, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, हड्डियां बोन ब्रिटल होनी शुरू हो जाती हैं, वीकनेस आ जाती है बोन्स में, आपके लोअर बैक में पेन रहता है, आप अगर उठते बैठते हैं तो ज्यादा देर बैठ नहीं सकते, ज्यादा देर चल नहीं सकते, अगर चलेंगे तो पैरों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, आपका मसल मास वीक होना शुरू हो जाएगा, आप एनर्जेटिक फील नहीं करते फुल डे, प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, आप थोड़ी देर भी अलर्टनेस में नहीं बैठ सकते, थोड़ी देर बाद आपको सुस्ती आ जाती है, आपकी हड्डियां वीक हो गई हैं क्योंकि आप ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ जा रहे हैं, हड्डियों में पोर्स बड़े होने शुरू हो गए हैं, डिप्लीशन शुरू हो गया है। ऑस्टियोमिलेशिया और ऑस्टियोपीनिया, ये दो टर्म्स हैं। ऑस्टियोमिलेशिया जो है उसमें विटामिन डी वीक कम हो जाता है, जिससे बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं, स्पंजी टाइप हो जाती हैं। और ऑस्टियोपीनिया वो कंडीशन है जिसमें आपके पोर्स बड़े होने शुरू हो जाते हैं, हड्डियों की हड्डियां अंदर से खोखली होनी शुरू हो जाती हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम फास्ट फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, सोडा ड्रिंक पी रहे हैं, है ना, शुगर इंटेक बहुत हाई है। तो इन सारी चीजों से हमारी बॉडी में पेन्स रहनी शुरू हो जाती हैं, अलर्टनेस कम हो जाती है, मसल क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते हैं। तो ये वो सिम्टम है, इनको अब प्रोटेक्ट करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए हमें अपना सीरम कैल्शियम का टेस्ट कराना चाहिए। सीरम कैल्शियम कैसे? आप ब्लड सैंपल दीजिए, उसमें आपका सीरम कैल्शियम चेक हो जाएगा। दूसरे नंबर पे एक होता है बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट। ये आपकी शिन बोन से हो जाता है, अल्ट्रासाउंड स्कैन होता है, या आपकी एंकल बोन से हो जाता है। ठीक है, ये आपको एनुअली साल में एक बार जरूर कराना चाहिए, जिससे आपको अपनी बोन डेंसिटी का पता चले। अगर आपकी बैक में पेन रहता है प्रोलॉन्ग्ड टाइम में, आपकी नेक स्टिफ रहती है, तो आपको उस डॉक्टर के पास जाके उसको चेक कराना चाहिए। या सेकंड ऑप्शन क्या है, आपको अवेयर होना पड़ेगा कि हमें डेली रूटीन कैसी रखनी है। तो ये ऑप्शंस हैं आपके पास हेल्दी रहने के या डॉक्टर को प्रिवेंट करने के। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो सर ने हमें दोनों चीजों के बारे में बताया कि दो टेस्ट हम कौन कौन से करवा सकते हैं अगर क्लिनिकली हमें टेस्ट करना है कि हमारी हड्डियों की एक्चुअल कंडीशन क्या है। तो उसमें हमें कैल्शियम के लिए टेस्ट करवाना है, और दूसरा एक बीएमडी टेस्ट होता है, बोन मिनरल डेंसिटी, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि जो हड्डियां हैं उसकी क्या कंडीशन है, उसकी डेंसिटी कितनी है। अगर डेंसिटी कम होती है, दैट मीन्स हड्डियों में कहीं ना कहीं पोर्स हैं और हड्डी टूटने का, ब्रिटलनेस आ चुकी है, हड्डी टूटने का खतरा है। और तो हिसाब से चलना पड़ेगा, ध्यान से संभल कर चलना पड़ेगा, और खाना पीना भी फिर डाइट भी उस हिसाब से करनी होगी। जैसे सर कुछ एक न्यूट्रिएंट्स हम कॉमनली जानते हैं कि कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, अभी प्रोटीन के बारे में डिस्कशन हुआ। तो एक बार हम चाहते हैं कि दर्शकों को आप ये अवेयर करें इस चीज के बारे में कि कौन से न्यूट्रिएंट्स पर हमें ज्यादा फोकस करना है, जो कि हमारी डाइट में होने चाहिए, सो दैट हमारी जो बोन्स एंड जॉइंट्स की जो हेल्थ है वो और भी ज्यादा अच्छी हो सके। तो उसके बारे में आप गाइड कर सकते हैं। वैसे तो टाइम की कंस्ट्रेंट है, बट अगर कुछ एक कॉमनली सोर्सेज जो आप अगर सुपर फूड के रूप में बताना चाहें कि हमारे पास ये सोर्सेज अवेलेबल हैं, तो वो भी आप। हाँ डेफिनेटली। इसमें क्या है,
मेरी आवाज आ रही है ना? सुन पा रहे हैं? हाँ, ओके। यस सर, ऑडिबल। इसमें क्या है कि बेसिकली पहले तो मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो आपके कंट्रोल में हैं, ठीक है, जो आप घर पे कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको 8 to 10 o'clock जो सनलाइट है उसको बॉडी पे आपने डालना है। दैट मीन्स कि आपने सन बैथिंग करनी है, आपका मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी या स्किन एक्सपोज होनी चाहिए सनलाइट में 8 to 10। बट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये आ जाता है कि हर बंदा तो इस टाइम ऑफिस होता है, या ऑफिस के लिए कम्यूट कर रहा होता है, गाड़ी में या बस में होता है। तो ये बहुत बड़ा रीजन है कि हम आज इंडियन लोग भी जहाँ पर सनलाइट इनफ है वहां पर भी विटामिन डी की बहुत बड़ी डेफिशिएंसी है। तो इसके लिए हमें विटामिन डी की इनटेक करने के लिए, आप देखते होंगे कि वीकली शॉट्स लेते हैं लोग, 60,000 इंटरनेशनल यूनिट होते हैं उसमें। हमें डेली 600 इंटरनेशनल यूनिट लेने चाहिए। तो वो कितने हैं? 60,000 इंटरनेशनल यूनिट वीकली डोज में आपको दिया जाता है। बट बॉडी इतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाती डायरेक्टली, है ना? तो वो डॉक्टर कोर्स दे देता है, वो 1.5 मंथ का, 6 वीक्स का, हर वीक आपने एक शॉट लेना। तो उससे बेटर होगा कि आप ऐसे सप्लीमेंट्स लें जो ऑर्गेनिक हो, जो विटामिन डी, विटामिन K2 और कैल्शियम और मैग्नीशियम रिच हो। तो ये कैसे होने चाहिए? ये ऑर्गेनिक होने चाहिए। वाई? क्योंकि जो बॉडी है वो नेचुरल सोर्सेज को ही एब्जॉर्ब करती है। इनऑर्गेनिक मटेरियल या जो साल्ट हैं उनको बॉडी सिर्फ 20% ही एब्जॉर्ब कर पाती। तो अगर हम ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं या सप्लीमेंट ले रहे हैं जो मार्केट में मिल रहे हैं, जो इनऑर्गेनिक हैं, तो वो हमारी 20% बॉडी ले पाएगी और 80% हमारी बॉडी में वो कहीं ना कहीं सेटल होंगी। तो हमारी किडनी में या हमारे अदर ऑर्गन्स में, हमारी आर्टरीज में वो क्या करेंगे? डिपॉजिट होंगे। तो अल्टीमेटली वो साइड इफेक्ट करेंगे। पहला रीजन ये। दूसरा है कि आपको ऐसा फूड खाना चाहिए जो कि रिच हो कैल्शियम से। तो उसमें आ जाते हैं सिसम सीड्स, मतलब जो तिल होते हैं। तिल में सबसे ज्यादा कैल्शियम है। अब आप कहेंगे कि आपको दही या दूध, हाँ ले सकते हैं, बट मैं दही नहीं कहूंगा। दही एक सही मील नहीं बनाता। दही से बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। आपको अगर करना है तो आप पतला दही करके पानी मिक्स करके उसको ले सकते हैं, ठीक है। तो इंडियन डाइट में तो दही, अगर पंजाबी डाइट की बात करूं तो हर समय हम दही को पसंद करते हैं। बट ये बड़ी सारे रिसर्च हुए हैं कि जो दही की तासीर है वो गर्म है, और ये बहुत सारी बॉडी में नर्व ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है, ठीक है। प्रोबायोटिक के तौर पे अगर दिल बोले तो इसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। बट जो योगर्ट है, योगर्ट को बनाया जाता है अलग तरीके से, जिसमें अलग अलग तरह के बैसिलस स्पोर्स होते हैं। तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है। अब दूसरा पॉइंट है, आप में B12 विटामिन की कमी है, क्योंकि ज्यादातर नॉन वेजिटेरियन लोग हैं। वेजी वेजिटेरियन लोग हैं, है ना। नॉन वेज तो हम रोज नहीं खाते। जो नॉन वेजिटेरियन है वो भी कभी कभार खाते हैं। तो हमारे अंदर B12 जो नर्व्स का विटामिन है, नर्व सेल को, हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ नर्व सेल हैं। ब्रेन सारा ही नर्व से सिस्टम से मिलकर बना है। बहुत सारा फैट टिश्यू है। तो हमें B12 की इंटेक किसी सप्लीमेंटेशन से करनी चाहिए, ओके। उसके अलावा हमें कैल्शियम बढ़ाना है, मैग्नीशियम बढ़ाना है। मैग्नीशियम हमारे मसल्स की रिलैक्सेशन के लिए जरूरी होता है। हमें अपने मसल मास को इम्प्रूव करना है, वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से कर सकते हैं। और साथ में उसकी रिकवरी और इम्प्रूवमेंट के लिए प्रोटीन इंटेक को बढ़ाना है। जितना आपका वेट है, मेंटेन करने के लिए मसल को आपको 1 ग्राम से 1.5 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। और जो लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं उनको 1.5 से 2.5 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। और होगा क्या इससे? आपकी ज्यादा प्रोटीन लेने से, अगर आप अदर सोर्सेज से लेते हो, जैसे मीट से लिया या पनीर बढ़ा दिया, तो आपकी बॉडी में यूरिया बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इन चीजों में एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी कम होती है बॉडी का के द्वारा, और इसमें यूरिया इंक्रीज होता है। जब यूरिया इंक्रीज होगा तो इंडिकेटर आ जाएगा आपका यूरिक एसिड बढ़ जाएगा।
तो डॉक्टर आपको कहेगा प्रोटीन इंटेक कम करो। तो आपको प्लांट प्रोटीन लेना है। प्लांट प्रोटीन आपका यूरिक एसिड को इंक्रीज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो प्लांट प्रोटीन में आइसोलेट प्रोटीन होता है, आइसोलेट प्रोटीन एक टेक्नोलॉजी है जिससे प्रोटीन आइसोलेट्स होते हैं, जो कि 98% बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, तो वो ऐसा प्रोटीन लेना चाहिए। तो ये आपको न्यूट्रिशनिस्ट ही बता सकता है कि आइसोलेट प्रोटीन की आइसोलेट किस प्रोटीन में ज्यादा है, बेटर है। ठीक है, तो इसके साथ साथ आपको जिंक, मैग्नीज, मैग्नीशियम जो ट्रेस वैल्यूज में रहते हैं, ठीक है ना, माइक्रो मिनरल्स बोलते हैं इनको, इनकी इन्वॉल्वमेंट के लिए कोई ना कोई मल्टीविटामिन जरूर लेना चाहिए। और अगर स्पेशल केस है, जैसे आपकी एजिंग 30+ से हो गई है, 40+ हो गई है, तो आपकी बॉडी डिप्लीट करती है बड़ी फास्टली, क्योंकि आपका हार्मोन लेवल, टेस्टोस्टेरोन मेल में और फीमेल में एस्ट्रोजन बड़ा तेजी से डिप्लीट होता है, जिसके कारण आपकी हड्डियां तेजी से वीक हो रही होती। तो आपको विटामिन डी की इंक्रीज इंटेक को बढ़ाना है, K2 की। और साथ में ग्लूकोजामीन बहुत इंपॉर्टेंट एक इंग्रेडिएंट है। वो क्या करेगा, आपकी स्टिफनेस को कम करेगा, जॉइंट्स की स्टिफनेस को कम करेगा, मोबिलिटी को इंक्रीज करेगा। और साथ में आपको इसके साथ एक्सरसाइज पे बड़ा ध्यान रखना है। किसी भी एज में आप प्रॉपर तरीके से अगर ग्रेजुअल प्रोसेस में एक्सरसाइज को इंक्रीज करें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को इंक्रीज करें, तो आपके लिगामेंट स्ट्रांग रहेंगे, जिन्होंने आपकी हड्डियों को बांधा हुआ है। अगर वो स्ट्रांग रहेंगे तो आप एनर्जेटिक फील करेंगे। क्यों? क्योंकि आखिर आपका मसल जो है वो ग्लूकोज को स्टोर करता है, और ग्लूकोज आपके मसल्स को एनर्जी देती है, ओवरऑल बॉडी को एनर्जी मिलेगी। ठीक है ना। आपको शुगरी फूड से या ज्यादा फ्रूट्स खाने से भी बचना चाहिए। ठीक है, लिवर को फैटी नहीं होने देना। अगर कोई भी, सबसे पहला इंडिकेटर क्या है, आपका सबसे पहले पेट खराब होगा। आपकी हेल्थ को डिप्लीट करने में आपका इंडिकेटर क्या है कि पेट जब खराब होगा, आपका गट हेल्थ खराब होगी, आपका एसिड इंक्रीज होगा। तो आपने एंटा एसिड चीजें खाने से पहले किसी न्यूट्रिशनिस्ट से पूछना चाहिए कि हम एसिड जो इंक्रीज हो रहा है इसको कैसे नॉर्मलाइज करें। ठीक है, तो मैंने कुछ चीजें बताई आपको। अगर मैं मिनरल्स की बात करूं तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, मैग्नीज, विटामिन डी, K2, और साथ में प्रोटीन। और अगर स्टिफनेस है जॉइंट्स में, मेजर जॉइंट्स में, नी में, तो आपको ग्लूकोजामाइन लेना चाहिए। और हाँ, एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ओमेगा 3, जो कि आपकी बॉडी की इन्फ्लामेशन को कम करता है और मोबिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है, आपके गुड फैट को इंक्रीज करता है, और आपके चैलेंजेस जो आपकी आर्टरीज में आ रहे हैं, स्टिफनेस हो रही है आर्टरीज में, उनमें फैट डिपॉजिट हो रहा है, आपका बीपी इशू आ रहा है, तो आपको ओमेगा 3 की इंटेक को बढ़ाना चाहिए। तो ये कुछ टर्म्स मैंने बताई। अगर हो सकता है आपको क्लियर नहीं है, तो किसी न किसी अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट से इसकी कंसल्टेंसी करनी चाहिए। थैंक यू। थैंक यू सर। और ये जो पॉइंट्स अभी आपने बताए हैं, तो आई होप सभी ने जो भी विटामिन और मिनरल्स के बारे में, इवन फैट्स के बारे में, प्रोटीन के बारे में सर ने बताया है, तो हमने वो नोट किया होगा। और आपको रेगुलर चेक में रखना है कि कैसे सिम्टम्स हमारी बॉडी में आ रहे हैं। जैसे उन्होंने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए कि जो मसल्स हैं वो बोन एंड जॉइंट हेल्थ के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। जितने अच्छे आपकी बॉडी में मसल्स होंगे, जितना बढ़िया आपका मसल होगा, उतना ज्यादा आपकी बॉडी एक्टिवनेस फील करेगी। और एजिंग के साथ साथ जो जॉइंट्स की पेन है वो आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है ना, इंजरी का केस अलग है, लेकिन जो बॉडी की डिप्लीशन के कारण जो पेन आती है, जो बॉडी की एजिंग के कारण पेन आती है जॉइंट्स में, वो नहीं आएगी अगर हम अपनी लाइफ में अपने मसल्स को अच्छा रखते हैं, रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज के बारे में सर थोड़ा सा हम और डिटेल में डिस्कस करते हैं कि बहुत सारे लोग, उनका रूटीन ऐसा है कि डेली उनको टाइम निकालने में कभी कभी मुश्किल आती है। तो वहां पर कहीं ना कहीं अवेयरनेस का भी अभाव रहता है। या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जिम जाना, जहां हम ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं जहां पर ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, या ऐसी कम्युनिटी नहीं मिल पाती कि हम उनके साथ मिलकर अपना वर्कआउट कर सकें। तो क्या घर पर जो वर्कआउट है
या और कौन कौन सी एक्सरसाइज के वर्जन है जो हमारी बोन हेल्थ और मोबिलिटी को बढ़ाएंगे और हमारी बॉडी को हेल्दी रखेंगे? देखिए दोस्तों, ये तो मतलब एक एक्सक्यूज है हमारे लिए कि हम अपनी बॉडी के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे। जब कोई ऐसा इशू आ जाए तो टाइम निकल आता है ना। कोई मेजर चैलेंज आ जाए, हड्डी टूट जाए गिरने से, जो कि हम पहले उसको कंसिडर नहीं कर रहे थे कि हम बहुत बढ़िया हैं, स्लिप हो गया पैर, आप गिर गए और हड्डी टूटी नहीं चूर हो गई, तो 3 महीने के लिए बेड पे चले गए। तो ऐसा अवॉइड करना चाहते हैं, ऐसा कभी ना हो। और आपकी बोन स्ट्रेट, आप स्ट्रेट वॉक कर पाओ, तो आपको डेली रूटीन में वॉकिंग करनी चाहिए। आपके डेली 5,000 स्टेप्स होने चाहिए। ठीक है। उसके अलावा आप सनलाइट में एक्सपोज जहां पर भी कर सकते हैं, सनलाइट एक्सपोजर जो बेटर टाइम है वो तो 8 to 10 है, क्योंकि उसमें अल्ट्रावायलेट रेज कम होती हैं। और इवनिंग टाइम में भी आप ले सकते हैं, सन बाथ कर सकते हैं। उसके अलावा आप जॉगिंग कर सकते हैं। जा अगर बैठने का काम है तो ज्यादा देर, जैसे कंप्यूटर आईटी प्रोफेशनल्स हैं, स्क्रीन के सामने ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो उनको अपने आधे घंटे बाद अपनी आंखें अपनी स्क्रीन से हटा के दूर किसी ऑब्जेक्ट पे 10 फीट, 15 फीट या 20-30 फीट बाहर विंडो से देख के वहां पे फोकस करना चाहिए। अलग अलग जगह पे अलग अलग डिस्टेंस पे फोकस करना चाहिए, जिससे आईज भी रिलैक्स करेंगी। और जब आप मूवमेंट करेंगे, हर आधे घंटे बाद उठ के पानी पीने चले जाओ, अपने पास बॉटल रखो, फिर बॉटल को भरने के लिए चले जाओ, या किसी से बातें करो, टहलो। फोन आया है तो फोन बैठकर ना सुनो, मूवमेंट में फोन सुनो, है ना। तो इस तरीके से आप उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं मूवमेंट में। तो मॉर्निंग टाइम अगर आप 15 मिनट भी स्क्वाट्स कर लीजिए, ठीक है ना, 50, 20, 30, 100 ऐसे स्क्वाट्स करिए। स्क्वाट्स मतलब उठक बैठक करिए। ठीक है। उसके अलावा आप पुशअप्स कर सकते हैं घर पे, फ्लेक्सिबल ट्रेनिंग कर सकते हैं, जैसे मूवमेंट कर सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, योगा कर सकते हैं। और सबसे सिंप अगर मैं कहूँ कि वन इन ऑल, सूर्य नमस्कार एक ऐसा पोस्चर्स हैं, उसमें 12 पोस्चर्स हैं। वो सबसे बढ़िया, अगर आप उसको 1 से शुरू करें और उसको 20 तक ले जाएं, तो वो सबसे बढ़िया एक उपाय है। आप घर में रह के अपनी बॉडी को हेल्दी कर सकते हैं। शुरुआत में छोटे छोटे स्टेप से शुरू करिए, बेबी स्टेप्स करिए। जो कर सकते हैं, सीढ़ियाँ चढ़िए, ठीक है, मूवमेंट करिए। थोड़ी देर बाद अगर वो ज्यादा नहीं कर सकते, तो जैसे आपने देखा होगा, जो सिलाई मशीन वाला होता है टेलर, जिसके पैरों में एक मशीन होती थी, पैरों से जो आगे पीछे पैरों को करता था, किसी भी टेलर को कभी शुगर नहीं हुई। किसी भी रिक्शा वाले को, पैडल चलाने वाले रिक्शा वाले को कभी शुगर नहीं हुई। उसका रीजन क्या था? आपकी जो पिंडलियां हैं, पैरों जो आपकी शिन बोन के पीछे जो पिंडलियां हैं, उनमें 250 ml हर समय ब्लड रहता है। जब आप उनकी मूवमेंट करते हो, पंजों पे एड़ी पे लेकर आते हो बार बार पैर, तो उनकी मूवमेंट से उनमें एक पुश मिलता है, जिसके जिसके कारण आपकी जो मसल की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है पैरों की, और आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। तो आप अपने पैरों को थोड़ी थोड़ी देर बाद हिला सकते हो, जैसे पंजों पे एड़ी पे लेकर आ सकते हो बार बार, बैठे बैठे भी ये कर सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे अल्टरनेट हैं जो कि अवेलेबल हैं। आप थोड़ा सा सर्च करें, उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। और हाँ, पानी को इग्नोर ना करिए। हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जितना बॉडी वेट है उसको 40 से मल्टीप्लाई करिए, 40 ml/kg। उतना पानी आपको कम से कम रोज पीना है, और पानी को धीरे धीरे पीना है। ठीक है। तो ये अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपकी बॉडी आपको थैंक यू बोलेगी। और नेक्स्ट, आपको विटामिन सी इंक्रीज करना बहुत जरूरी है। विटामिन सी जो है वो एक को फैक्टर का काम करता है। को फैक्टर का मतलब होता है हेल्पफुल, बाकी चीजों को आपकी बॉडी में बाइंड करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, और एक एंटीऑक्सीडेंट है। इसका यूज आप खट्टी चीजें खा के कर सकते हैं। प्रोबायोटिक चीजें आपके लिए बहुत अच्छी हैं। प्रोबायोटिक आपकी गट बैक्टीरिया के लिए बहुत बढ़िया है। तो इस तरीके से अगर आप, जैसे डोसा, प्रोबायोटिक में इडली डोसा वीक में 1-2 बार आपको लेना चाहिए।
सांबर, इडली, डोसा एक प्रोबायोटिक फूड है, ये आपको प्रेफर करना चाहिए। ठीक है। कांजी, पहले लोग कांजी बना के पीते थे, है ना, कितनी बढ़िया चीज थी। आज आप भूल गए, आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, है ना। तो जस्ट बैक टू बेसिक, अगर आप बैक टू बेसिक आते हैं तो डेफिनेटली जो हमारे पूर्वज थे, जो 100+ एज में भी हेल्दी थे, कहते थे गन्ने खाते थे लोग 100 100 साल के, है ना, आज बच्चा नहीं खा पाता। तो उसका रीजन क्या है कि हमारा डैमेज्ड हेल्थ लाइफस्टाइल हो गया, बस उसको इम्प्रूव करना है। थैंक यू। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच सर। सो आज काफी ज्यादा नॉलेज का दान प्रदान हुआ सभी ऑडियंस के साथ में। तो अभी एक मेरा क्वेश्चन है, उसके बाद हम ऑडियंस से जो अगर किसी का कोई क्वेश्चन रहेगा उस पर आएंगे, तो आपको बने रहना है। तो सर, जो हमारी नॉलेज में आया है कि आपने बहुत सारे लोगों की जो जॉइंट हेल्थ में खास करके जो घुटनों में पेन रहती है, सर्दियों में बढ़ जाती है पेन, है ना, अगर चलते हैं वैसे भी तो पटाखे की आवाज आती है, तो उसमें उसको रिवर्सिबल करने में कैसे आपने हेल्प की है? और आप बताइए कि कौन कौन से आपने उसमें लाइफस्टाइल में कुछ एक चेंजेस किए, या फिर कौन से सप्लीमेंट्स रिकमेंड किए जिससे उन्हें जल्दी अपनी हेल्थ में एक बदलाव देखने को मिला। सो ओवर टू यू। हाँ, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, और अकेला अगर मैं कहूँ घुटने की बात ही नहीं है, आज शोल्डर स्टिफनेस है जिसको फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं, और नेक स्टिफनेस, सर्वाइकल के इशू बहुत ज्यादा भयंकर इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसका रीजन बेसिक क्या है? इसका रीजन हमारा पोस्चर, हमारा बैड लाइफस्टाइल, और हमारी बैड हैबिट्स, डाइट हैबिट्स हैं, है ना। तो पहले तो हमें उनको आइडेंटिफाई करना है। अगर आप अल्कोहल, टोबाको या स्मोकिंग करते हैं तो उसको क्विट करिए, विल पावर से क्विट करिए। नेक्स्ट, आप गुड फूड, प्रोबायोटिक फूड अपनी डाइट में इन्वॉल्व करिए, जिससे आपका गट बैक्टीरिया, गट हेल्थ अच्छी हो। तीसरा, आप हाइड्रेट रहिए, पानी ज़्यादा पीजिए, और शुगर इंटेक कम करिए। सफ़ेद चीज़ें मैं बोलता हूँ इनको बंद कर दीजिए। चाय, दूध वाली चाय सबसे एसिडिक मीडियम है, उसकी पीएच 2.5 होती है, 2.5। और जो कोल्ड ड्रिंक है उसकी पीएच 3 के आसपास होती है। दे आर हाईली एसिडिक। एसिडिक मटेरियल को अवॉइड करिए। हाँ, हमारी डाइट में क्योंकि ये सारी चीजें हेल्दी हमें नहीं मिल पाती, तो सप्लीमेंटेशन का एक बहुत बड़ा रूल है। हाँ, अगर आप सप्लीमेंट नहीं लेना चाहते तो आपको फिर मेडिसिन पे जाना पड़ेगा, है ना, केमिकल सप्लीमेंटेशन पे जाना पड़ेगा। तो अगर हमारे पास कोई ऑप्शन है ऑर्गेनिक सप्लीमेंटेशन का, तो मैं आपको एश्योर करता हूं कि न्यूट्रालाइट इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। व्हाई? बिकॉज दे आर बेस्ट ऑफ नेचर एंड बेस्ट ऑफ साइंस कॉम्बिनेशन। बेस्ट ऑफ नेचर का मतलब कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक प्लांट्स, ऑर्गेनिक खेती, और बेस्ट ऑफ साइंस, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेथड्स हैं, जिनमें रूप बदलने पर भी, मतलब प्लांट का रूप गोली या टैबलेट या कैप्सूल की फॉर्म में या पाउडर की फॉर्म में जाने के बावजूद उसके इंग्रेडिएंट को वो इंटैक्ट रखता है, ये बेस्ट ऑफ साइंस है। और अगर ऐसा कोई इशू आ जाए, जैसे मैंने बताया, अगर सर्वाइकल हो गया, तो आप न्यूट्रालाइट के सप्लीमेंट्स को बिना किसी झिझक के ले सकते हैं, सुजेशन ले सकते हैं कंसल्टेंट का, जो आपकी हेल्थ कंसल्टेंट है उनसे। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इसमें एक आता है कैलमैग डी प्लस, एक आता है विटामिन डी प्लस, और एक ओमेगा 3। ये 3 चीजें आपके लिए मस्ट हैं। साथ में आप जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनकी को इंक्रीज करिए अपनी डाइट में। खाने से पहले सैलड खाइए, ठीक है। तो इस तरीके से इनको यूज करिए। अगर किसी का स्पेशल केस है, जैसे घुटने की प्रॉब्लम की बात की, तो उसमें साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है, और आपकी जो मेम्ब्रेन है, जो कार्टिलेज होती है दोनों हड्डियों के ऊपर, रबर टाइप, ठीक है, जो कुशन का काम करती है, वो टीयर होना शुरू हो जाती है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको ग्लूकोजामिन और ओमेगा 3 विद कैल्शियम
इंक्रीज लेना चाहिए। ये सारे के सारे ही न्यूट्रालाइट के बेस्ट ऑप्शन। अगर आप इनके अल्टरनेट के तौर पे जाओगे तो आपको मार्केट में जो कुछ भी मिलेगा वो डेफिनेटली साल्ट बेस्ड होंगे। 20% बॉडी एब्जॉर्ब करेगी और 80% बॉडी में ही डिपॉजिट होंगे, जो अल्टीमेटली हार्मफुल रहेंगे। ठीक है ना। तो जो शॉर्ट्स लेते हैं उनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर आप प्रॉपर गाइडेंस से इन चीजों को लेंगे। इनमें और मेडिसिन में एक डिफरेंस है कि जो डाइट है आपकी, ये आपकी बॉडी को धीरे धीरे रिकवर करती है। जो साल्ट्स होते हैं इनऑर्गेनिक, वो एकदम से आपको हफ्ते भर में आपको लगेगा कि असर हो गया, बट उनके साइड इफेक्ट जो हैं वो प्रोलॉन्ग्ड होते हैं। तो डेफिनेटली ऑप्शंस आपके सामने हैं, समझ के ही इनका यूज करिए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। सो आई होप जो चीज़ें आपने बताई हैं हम सभी ऑडियंस ने इसको इसको नोट किया होगा और सप्लीमेंट्स को अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करेंगे अगर उन्हें कोई ऐसी दिक्कत आती है या फिर वो अपनी रेगुलर लाइफ में कुछ ना कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं। सो थैंक यू वेरी मच सर। हम सभी ऑडियंस सर के लिए एक बढ़िया क्लैप कर सकते हैं। उन्होंने इतनी वंडरफुल इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन जो एक ऑथेंटिक सोर्स से आपके पास आ रही है, वो हमारे साथ शेयर की है। अपना बहुत बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला। सो थैंक यू वेरी मच सर। अभी ऑडियंस से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्योंकि सर अभी हमारे साथ अवेलेबल ही हैं, तो आप अपना हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो हम सर से उनका आंसर लेंगे फिर। ग्रेट। सो ऑडियंस भी आज आई थिंक सेशन के साथ प्रॉपर उन्होंने जस्टिस किया है, तो सभी बहुत ही क्लैपिंग कर रहे हैं और ये वंडरफुल सेशन रहा आज का। तो जब तक कोई क्वेश्चन पूछते हैं बाय द टाइम हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों ऐसे सेशंस को ऑर्गेनाइज करना और इसके पीछे जो स्टडी है, ठीक है ना, और इसे सभी को एक साथ बांध कर रखना, ये बिना लीडरशिप के पॉसिबल नहीं है। तो हम सभी के कोच जो हमें गाइड करते हैं हेल्थ के बारे में या फिर इस तरीके के सेशन अरेंज करने बारे में, तो अभी मैं स्टेज पर इनवाइट करूंगा कि वो कुछ ऐड ऑन करें। सो ओवर टू मिस्टर राहुल शर्मा जी। ओवर टू यू सर। ओके ओके। गुड इवनिंग टू ऑल लीडर्स। और बहुत ही बढ़िया रहा आज का सेशन। स्पेशल थैंक्स टू गौरव जी, उन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से सेशन को प्रेजेंट किया और वंडरफुल क्वेश्चंस बाय चरणजीत एज यूजुअल। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ आप सभी से कि जो भी सेशन में गौरव जी ने बताया है, आप उसको अपनी लाइफ में उसको लेके आए। क्योंकि एक है उसको थ्योरेटिकल पार्ट जो हमने आपको बता दिया है कि हम आपको ऐसे करना चाहिए ऐसे करना चाहिए, लेकिन आपकी लाइफ में हेल्थ तभी इंप्रूव होगी जब आप उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। जैसे एक्सरसाइज की बात बात की है, डाइट पे रिस्ट्रेंट करने की बात की है, सप्लीमेंट्स की बात की है, सनलाइट एक्सपोजर की बात की है। तो जब तक हम इन चीजों को लेके नहीं आएंगे अपनी लाइफ में, अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड नहीं करेंगे, और तब तक हेल्थ इंप्रूव नहीं होने वाली। और बहुत ही अमेजिंग तरीके से उन्होंने बताया सारा कुछ, और बहुत ही सिंपल। और मैं दोस्तों आपसे मतलब हैंड्स डाउन एक अप्रोच आपको बता सकता हूँ कि कोई भी बंदा है, मतलब अगर आप 10 बंदे आज के टाइम में विटामिन डी का टेस्ट करवाते हैं, देखिए विटामिन डी इतना इंपॉर्टेंट विटामिन है कि मोर और लेस कोई और विटामिन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होता है, सच हमें बाहर से डाइट से लेने पड़ते हैं। लेकिन विटामिन डी एक इतना जरूरी विटामिन है कि वो गॉड ने ऐसी एक प्रोग्रामिंग बना दी बॉडी में कि ऐसी हमारी बॉडी की मतलब कह लो बायोलॉजी है कि वो विटामिन डी को प्रोड्यूस कर लेती है जब हम सनलाइट के एक्सपोजर में रहती है। तो इतना इंपॉर्टेंट विटामिन है, तो अगर वो हमारी डाइट में, और 10 जैसे मैंने बात की 10 में से 8 लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो उसे हम डाइट से और सप्लीमेंटेशन से और प्रॉपर सन एक्सपोजर से ही कंप्लीट कर सकते हैं। नहीं तो मेजर चेंजेस जो आपकी हेल्थ में आएंगे वो नेगेटिव आएंगे और आपकी हेल्थ बड़ी जल्दी से डिटेरियोरेट करना शुरू कर देगी। सो आपके ऊपर है, अभी आपने वो 60,000 IU वाला शॉट लेना है, दैट इज प्योरली सिंथेटिक।
या आपने एक नेचुरल विटामिन डी के सोर्स को लेना है, दैट इज ऑल अप टू यू। तो मैं तो यही कहूंगा, जो भी सेशन में बताया उसको अच्छे तरीके से अपनी लाइफ में अप्लाई करें। और अगर आप कोई फिजिकल सेशंस ऐसा ऑर्गेनाइज करवाना चाहते हैं जिसमें हम बीएमडी टेस्ट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट की जो बात की है वो भी हम ऑर्गेनाइज करवाते हैं टाइम टू टाइम। तो जब भी नेक्स्ट होगा हम आपको मैसेज ड्रॉप कर देंगे, आप अपने परिवार का जरूर करवा सकते हैं। सो थैंक यू चरणजीत, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच सर। सो जैसे कि सर ने अभी बताया कि हम लोग फिजिकली ऐसे सेशंस अरेंज करते हैं, तो लास्ट टाइम दोस्तों ऐसा एक सेशन मुकेरिया में अरेंज किया गया था। तो बहुत सारे लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया और उसका बेनिफिट लिया। और ऐसे सेशंस को अरेंज कराने में हम जिन मेंटर्स को अभी स्टेज पर बुलाने वाले हैं वो हमें काफी गाइड करते हैं। और उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे लोगों की जो ट्रांसफॉर्मेशन है उनकी जर्नी में हेल्प की है, ट्रांसफॉर्मेशन करने में हेल्प की है। वेट को मैनेज कर कर अगर आप अपना वेट मैनेज कर लेते हैं तो डेफिनेटली हमारी जो हड्डियां हैं, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो उसके ऊपर बहुत अच्छा इम्पेक्ट आता है। हमारी बॉडी लाइट और लैक्स फील करती है। तो अभी हम उनसे सुनेंगे कि कैसे उन्होंने लोगों को हेल्प की है। सो ओवर टू गगनदीप सिंह जी। सो ओवर टू यू सर। थैंक यू चरणजीत जी, थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू पूरी टीम का। आज बहुत ही जबरदस्त सेशन था। गौरव जी ने बहुत ही डीपली हर एक चीज को हमें हमारे तक पहुंचाया है। बहुत कुछ सीखने को मिला हमें भी। और दोस्तों देखिए, जो जैसे पुराने समय की बात करें ना, जब हम छोटे थे तो हमारे जो बुजुर्ग थे वो छत से भी कूद जाया करते थे। मतलब इतनी ज्यादा हड्डियां उनकी मजबूत थी। लेकिन आज क्या हो रहा है, बाथरूम में गिरने से किसी की बाजू टूट रही है, किसी की टांग टूट रही है ना। बहुत सारी दिक्कत, डिस्क की प्रॉब्लम हो रही है। उसका कारण क्या है कि हमने अपनी डाइट में कैल्शियम और विटामिन डी के जो सोर्स है ना वो बहुत ही कम कर दिए हैं। तो आज गौरव जी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें सारा डिटेल में समझाया है। और दोस्तों देखिए, हमने तो ये सेशन अटेंड करके इतनी सारी नॉलेज ले ली है। अभी क्या है, आपको जस्ट हमारे लिए कुछ करना है, हमारे लिए हेल्प करनी है कि ये जो सेशन है ये यूट्यूब के ऊपर लाइव होगा। और मिनिमम आपको 5 से 10 लोगों को ये सेशन भेजना है। सो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज आपने अपने फ्रेंड सर्कल में मिनिमम से 5 से 10 लोगों को भेजिए। और उससे क्या होगा कि बहुत सारे लोग अवेयर हो जाएंगे। मान लो जैसे 10 लोग हैं, अगर 5 लोगों को भी भेजते हैं तो 50 लोग अपनी हड्डियों के प्रति अवेयर हो सकते हैं। तो इसका बहुत ही जबरदस्त इम्पैक्ट होगा। हमारे जो फ्रेंड सर्कल हैं उनकी हड्डियां मजबूत होंगी, हमारी फैमिली में लोगों की जो हड्डियां हैं वो मजबूत होंगी, है ना। और दिक्कत तो बढ़ने वाली है। छोटे छोटे बच्चे, आज मैं किसी से बात कर रहा था, देखिए हॉर्लिक्स कॉम्प्लान वगैरह जो भी हम बच्चों को दे रहे हैं, 100 ग्राम के पीछे 50 ग्राम तो उसमें चीनी है। तो कहाँ से बच्चों की हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। छोटे छोटे बच्चों को क्यों इंसुलिन की प्रॉब्लम है, इंसुलिन लग रहे हैं, इंजेक्शन लग रहे हैं, उसका कारण ही यही है कि हर चीज में तो हम मीठा खा रहे हैं, बच्चों को भी दे रहे हैं। तो ये अभी सोचने विचारने वाली बात है। और खुद भी हम इस सेशन को दोबारा अटेंड करें। यूट्यूब के ऊपर आपको लिंक भेज दिया जाएगा। और जैसे मैंने कहा, मिनिमम 5 से 10 अपने नियर एंड डियर्स में जरूर इसको शेयर करें, ताकि जो ज्यादा से ज्यादा